अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन फंक्शंस के हवाले से है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूँ समझ लें कि इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एरेज पढ़े हुए हों तो फिर आप फंक्शंस को पढ़ सकते हैं और आसानी से फिर उसको समझ भी सकते हैं और उसका जो फ़ायदा है वो भी आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाता है। तो आई रिकमेंड कि अगर आप कमज़ोर हैं लूप्स वगैरह के अंदर और एरेज वगैरह का टॉपिक आपको इतना अच्छा नहीं आता तो पहले आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसके बाद आप इस टॉपिक के ऊपर आएँ। दूसरा ये है कि जो पेपर का है तकरीबन उसका 30 to 40% जो 50 में से अगर आप निकालें, ठीक है, आपका जो फाइनल पेपर है वो 50 मार्क्स का है। तो 50 में से अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 नंबर जो हैं वो फंक्शंस के टॉपिक में से आते हैं। तो इसका पढ़ना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। फंक्शंस, फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा टास्क है जो कि आपको एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा दफ़ा करना पड़ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि वो काम नंबर्स को ऐड करना है या कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है या कोई भी किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस हैं जिनको करने के लिए आपको स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखनी पड़ रही हैं। फ़र्ज़ कर लें कि वो स्टेटमेंट्स 3 हैं, ठीक है, और वो 3 स्टेटमेंट्स आपको अपने प्रोग्राम में मोर देन वंस डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करनी है। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसके मुताबिक तो आपको वो स्टेटमेंट्स बार बार लिखनी पड़ेंगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें स्टेटमेंट 2, 3 और 4 है जिससे हम वो काम ले रहे हैं, सपोज़ ऐड का काम है, नंबर्स को ऐड करने का काम है। तो इन 3 स्टेटमेंट्स को लिखेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद, और वो काम जो है वो हम कर लेंगे। अब वही काम आपको फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट 16, 17, 18 के ऊपर करना पड़ रहा है तो आपको ज़ाहिर है वहाँ पर फिर वही स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह जितनी दफ़ा भी आपको वो काम करना पड़ेगा अपने मेन फंक्शन के अंदर आपको वो बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी। अब तादाद बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रोग्राम का साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो रैम के अंदर उसको अपलोड करने में टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो सिस्टम की एफिशिएंसी भी आपके इस प्रोग्रामिंग के मेथड से आप कह लें कि डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एक और मसला जो आपको होगा वो होगा एफ़र्ट्स का। आपको एफ़र्ट्स भी तो ज़्यादा करनी पड़ेंगी, यानी एक ही चीज़ जो मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखने के लिए आपको बार बार की ज़ाहिर है एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो ये भी आपके लिए एक तरह से परेशानी है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है वो फंक्शंस है। अब फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट्स को एक जगह लिख लेते हैं, उन स्टेटमेंट्स को जिनको हमने बार बार अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उसको हम एक टाइटल दे देते हैं। ठीक है, ये टाइटल फंक्शन नेम कहलाता है और फिर उस फंक्शन नेम के थ्रू हम जहाँ जहाँ पर उन स्टेटमेंट्स को रन करना होता है वहाँ पर उस फंक्शन नेम को इस्तेमाल करते हुए उन स्टेटमेंट्स को रन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट्स बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, एक दफ़ा लिख कर आपने एक जगह पर रख दी, उसको एक नाम दे दिया और जहाँ पर भी आपको उन स्टेटमेंट्स को रन करने की ज़रूरत है उसका नाम लिख कर इस तरीके से आप उसे कॉल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि हमें स्टेटमेंट 1 के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल पहली दफ़ा सम करना था, तो हमने सम का जो फंक्शन बनाया होगा, स्टेटमेंट जो एक जगह लिखी हुई होंगी, उन स्टेटमेंट्स के फंक्शन नेम के साथ हम उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह दोबारा जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे और कॉल कर लेंगे। तो ओवरऑल क्या होगा कि स्टेटमेंट्स आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी और एक दफ़ा की लिखी हुई स्टेटमेंट्स आप चाहे 2 दफ़ा इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम के अंदर, चाहे 20 दफ़ा इस्तेमाल करें, आप उसे कर सकते हैं।
यानी फंक्शंस रीयूजेबिलिटी का जो फीचर है वो आपको देना शुरू कर देते हैं। एफ़र्ट भी ज़ाहिर है कम हो जाएगी, प्रोग्राम का साइज़ भी कम हो जाएगा, रैम में अपलोड भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में और जल्दी हो जाएगा, तो सिस्टम की एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फंक्शंस आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की सपोर्ट देते हैं। ये जो आप एक जगह पर कोड लिख लेते हैं और उसको फिर मल्टीपल लोकेशंस पे एक ही प्रोग्राम में चाहें तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आप उसको रन कर सकते हैं। इस टेक्निक को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फ़ीचर जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। प्रोग्राम का साइज़ जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, रन जितनी दफ़ा मर्ज़ी कर लें, तो कोड डुप्लीकेशन भी अवॉइड हो जाएगी। रीयूजेबिलिटी का फ़ीचर आपको मिल जाएगा और फंक्शंस जो है वो जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इस्तेमाल करना चाहें अपने प्रोग्राम के अंदर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली एग्जांपल्स के अंदर आप देखेंगे कि हम फंक्शन एक दफ़ा लिखेंगे और उसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोकेशंस पे इस्तेमाल करेंगे। इवन अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक जगह पर फंक्शन लिख दें और उसे फिर किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करें तो वो भी किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास ये हेडर फाइल्स होती हैं, तो हेडर फाइल की तरह से आप फाइल बनाकर आप उस फाइल को जहाँ पर भी लिंक करेंगे आप बनाए हुए फंक्शन को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ फंक्शंस कैन बी यूज टू फॉर्म लाइब्रेरीज, यानी बहुत सारे फंक्शंस को आप एक हेडर फाइल के अंदर लिख कर एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं अपनी, जो आपके बनाए हुए फंक्शंस पे कंसिस्ट करेगी और फिर उस हेडर फाइल को जो भी दूसरा बंदा इस्तेमाल करना चाहेगा वो इस्तेमाल कर सकेगा। उसके लिए मेहनत करना जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके हिस्से का काम आपने कर दिया होगा। इसी तरह जैसे हम मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी एल आर एस सी आर, स्क्वायर रूट का, साइन कॉस वगैरह के, तो ये फंक्शंस जो हैं ये पहले से बने हुए हैं और हेडर फाइल्स के अंदर बने हुए हैं। उन हेडर फाइल्स को हम जस्ट अपने कोड के साथ लिंक कर रहे होते हैं। तो जैसे हमें एडवांटेज हो रहा होता है, इसी तरह दूसरे लोगों को भी एडवांटेज जो है वो हो रहा होता है। जो फंक्शंस हैं उसकी दो टाइप्स हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये कंपाइलर पैकेज के अंदर मौजूद होते हैं, उसका पार्ट होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ की शक्ल में, हेडर फाइल्स की शक्ल में। और इन हेडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद होती है, आपने नहीं लिखी होती लेकिन आप उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो यूज़र खुद बनाना चाह रहा होता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो फीचर जो बिल्ट इन फंक्शंस में मौजूद नहीं होता, वो काम जो कोई बिल्ट इन फंक्शन आपके लिए परफॉर्म नहीं करवा रहा होता या करवा सकता, उसके लिए फिर हम फंक्शन खुद लिखते हैं। तो जब हम खुद फंक्शन लिखते हैं तो उसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कह देते हैं। इसे हम एक प्रोग्राम के अंदर भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, यानी मेन के साथ ही हम खुद से फंक्शन लिख सकते हैं। और यूँ भी हो सकता है कि आप फंक्शंस एक फ़ाइल के अंदर इकट्ठे कर दें और उस फाइल को हेडर फाइल का नाम आप दे दें या हेडर फाइल का आप कह लेंगे दर्जा दे दें, और फिर उस हेडर फाइल को जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम किसी भी हेडर फाइल को खुद इंक्लूड करते हैं अपने कोड के साथ। तो उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो तमाम के तमाम फंक्शंस कोई भी प्रोग्रामर फिर इस्तेमाल कर सकता है बग़ैर उसकी डेफिनेशन को दोबारा लिखे हुए। जस्ट फंक्शन नेम वो लिखेगा और वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एक एग्जांपल है। ठीक है, किस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ंक्शन के पार्ट्स कितने हैं। फंक्शन के ओवरऑल देखा जाए तो 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या प्रोटोटाइप उसे कहा जाता है। ये की जाती है मेन फंक्शन से पहले, ठीक है, या अगर आप फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन के अंदर ही अपने उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेन के अंदर भी आप उसको
डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर सिंटैक्स आपको इस स्लाइड के अंदर क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स जो हैं उनको हम देख रहे हैं कि कौन से पार्ट्स होंगे। सिंटैक्स को हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर क्लियर करेंगे। तो मेन से पहले आम तौर पे जो अप्रोच होती है वो मेन से पहले होती है, अदरवाइज मेन के अंदर भी फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग या डिक्लेरेशन की जा सकती है। दूसरा हिस्सा इसका होता है जो मेन की स्टेटमेंट्स या मेन के ब्लॉक के बाद किया जाता है, इसे कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन के फर्दर आगे दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मेन फंक्शन के बाद जो लिखा जाता है, फ़ौरन बाद जो लिखा जाता है, वो है फंक्शन डिक्लेरेटर। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेटर में जो फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप की लाइन होती है वही लाइन लिखी जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं जिसे हम फंक्शन की बॉडी कहते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेटर प्लस फंक्शन बॉडी, ये दोनों मिलकर फंक्शन डेफिनेशन बनते हैं जो कि मेन के बाद की जाती है। और तीसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर फंक्शन कॉल। ये हम मेन से करेंगे, आपके कोर्स के भी अगर हवाले से देखा जाए तो मेन के अंदर से ही किया जाएगा। अदरवाइज़ ये याद रखें कि फंक्शन को कॉल कहीं से भी किया जा सकता है, किसी भी दूसरे फंक्शन से। ठीक है, चाहे वो मेन हो चाहे कोई और फंक्शन हो। तो मल्टीप्लाई का ये फंक्शन जो है ये मेन के अंदर मल्टीपल टाइम्स जिधर भी आपको कॉल करने की ज़रूरत है आप उसके नाम को लिखकर उसे कॉल कर सकते हैं। तो ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के। फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप जो मेन से पहले करेंगे, ठीक है, इंक्लूड की लाइंस के बाद। फंक्शन डेफिनेशन जो मेन के बाद की जाएगी, जिसके दो हिस्से हैं, फंक्शन डिक्लेरेटर और फंक्शन की बॉडी। और तीसरे हिस्सा जो है वो तीसरा पार्ट जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, वो फंक्शन कॉल है जो कि मेन के अंदर की जाएगी। अब इनके सिंटैक्स की तरफ आ जाते हैं। जो फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन की प्रोटोटाइप है उसके अंदर हम जो पार्ट्स देखते हैं वो पार्ट्स 3 हैं। सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, और तीसरा हिस्सा पैरामीटर लिस्ट या उसके आर्ग्यूमेंट हैं। तो रिटर्न टाइप के हवाले से अगर देखा जाए तो फंक्शन जो रिज़ल्ट देगा उस रिज़ल्ट की क्या टाइप है, ठीक है, वो उसकी रिटर्न टाइप होती है। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि एक वेरिएबल के नेम की तरह से उसके रूल्स को फॉलो करते हुए दिया जा रहा होता है। वही रूल्स जो वेरिएबल नेम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वही फंक्शन नेम के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट है या आर्ग्यूमेंट्स हैं। पैरामीटर लिस्ट के अंदर आप डाटा टाइप मेंशन करते हैं, ठीक है, प्लस उनका नाम भी लिख सकते हैं वो, लेकिन नाम जो है वो ऑप्शनल है। तो पैरामीटर लिस्ट के अंदर आपने बताना होता है कि कितने और किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आप या इनपुट आप कह लें कि फंक्शन को दी जाएगी। जैसे ये पहली एग्जांपल लिखी हुई है इंट ऐड और 2 दफ़ा ब्रैकेट के अंदर इंट लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटर को इस्तेमाल करते हुए, एंड पे सेमीकोलन है। तो इस लाइन में पहला इंट क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स कि ये फंक्शन हमें जो रिज़ल्ट देगा वो इंटीजर टाइप होगा। नाम इसका ऐड है और 2 वैल्यूज़ ये लेगा, पहली भी इंटीजर होगी दूसरी भी इंटीजर होगी। ये ब्रैकेट के अंदर 2 दफ़ा इंट लिखकर हमने बताया है फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर। दूसरी एग्जांपल में लिखा हुआ है वाइड ऐड वाइड। अब इसका मतलब क्या है, वाइड मीन्स पहले वाला जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे ऐड के, इसका मतलब है कि फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। वाइड मीन्स नथिंग। और ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए वाइड का मतलब है ये हमसे लेगा भी कुछ नहीं। जैसे CLR फंक्शन है तो आप देखें कि उसकी ब्रेसेस जो हैं वो खाली होती हैं, सॉरी पैरेंथेसिस जो हैं वो खाली होती हैं। इसी तरह गेट CH के बाद जो पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं वो भी खाली होती हैं। तो हम उसको कोई चीज़ दे तो नहीं रहे होते। लेकिन इसी तरह से जब हम देखते हैं SQRT का जैसे फंक्शन है तो हम उसको एक वैल्यू दे रहे होते हैं। तो उसकी इसमें डिक्लेरेशन में और इस ऐड के फंक्शन की डिक्लेरेशन में फ़र्क है। तो इट मीन्स के रिक्वायरमेंट
डिपेंडेंट है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है ये डिक्लेरेशन ये रिक्वायरमेंट बेस्ड है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप करेंगे। इसी तरह से आप लास्ट एग्जांपल देखें, इंट ऐड फ्लोट इंट, तो इंट रिटर्न टाइप है, ऐड नाम है उसका फंक्शन का। ठीक है, और जो वैल्यूज़ वो इनपुट के तौर पे लेगा, पहली फ्लोट होगी और दूसरी इंटीजर होगी, एट द एंड सेमी कॉलन। तो पहली चीज़ रिटर्न टाइप, दूसरी चीज़ फंक्शन का नेम, तीसरी आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और चौथा जो है वो इसमें एंड का टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन है। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन के 4 हिस्से हैं जो कि आपको मेन से पहले और इंक्लूड की लाइंस के बाद आपको करने होते हैं। दूसरा आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन, जो मेन के बाद आपको करनी है, जिसके 2 हिस्से आपको बताएं। पहला हिस्सा फंक्शन डिक्लेरेटर या इसे हेडर भी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन का जो हेडर है उसके अंदर अगर देखा जाए तो पहली जो लाइन होगी जो जिसे हम फंक्शन हेडर कह रहे हैं वो बिल्कुल सेम होगी जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में आपने की है या फंक्शन प्रोटोटाइप में आपने की है, सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन एंड पे नहीं होगा। और ब्रेसेस के अंदर आप वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो फंक्शन की वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। इसमें लूप्स भी आएंगे, वेरिएबल भी डिक्लेयर होंगे, सी आउट सीन भी होगा, रिटर्न भी होगा। तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, और ये फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। तो ये दोनों इससे मिलकर फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, और फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस जो है वो फंक्शन की जहाँ से उसे कॉल किया गया था वहाँ पर कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो फंक्शन की प्रोटोटाइप है इंट ऐड इंट इंट, यानी इंटीजर रिटर्न करेगा। ऐड का फंक्शन है, नाम है उसका, और 2 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर लेगा, दोनों इंटीजर होंगी। तो z इक्वल्स टू ऐड एक्स वाई। अब ये जो ऐड एक्स वाई लिखा हुआ है ये बेसिकली फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यानी फंक्शन का नाम दिया और ब्रैकेट के अंदर जो 2 वैल्यूज़ हमने उसको देनी थी वो हमने उसे प्रोवाइड कर दी एक्स वाई की शक्ल में। अब जब फंक्शन कॉल हुआ है तो कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन में जो मेन के एंड पे लिखी हुई होगी, मेन के बाद सॉरी। ठीक है, मेन के बाद जो लिखी हुई होगी फंक्शन की डेफिनेशन, वहाँ पर कंट्रोल मूव कर जाएगा। x अपनी वैल्यू a को देगा, y अपनी वैल्यू b को देगा, और इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर बॉडी स्टेटमेंट्स के अंदर जितना भी काम है वो परफॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करेगा जो आकर z में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्किंग करेगा। फंक्शन कॉल में जैसे अभी हमने देखा कि फंक्शन का नाम लिखा जाता है और ब्रैकेट के अंदर हम उसकी पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट जो है वो देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि डाटा टाइप जो है वो मेंशन नहीं की जाती। जैसे इसके ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऐड एक्स वाई, ऐड फंक्शन का नाम है और एक्स वाई जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो। ठीक है, अब एक्स वाई में हमने इंट साथ नहीं मेंशन किया, तो ये लिखना क्या है, ये बेसिकली फंक्शन को कॉल करना है कि ऐड का फंक्शन कॉल हो, वैल्यू जो इनपुट हो रही होंगी वो x और y होंगी। इसी तरह ऐड 40,60, यानी ऐड का फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं और 2 वैल्यूज़ हम उसे दे रहे हैं, एक 40 और एक 60। इसी तरह ऐड वाइड या सिंपल ऐड के अंदर ब्रैकेट खाली छोड़ दी जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं फंक्शन को कॉल करने के हवाले से कि फ़ंक्शन को कैसे कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि फ़ंक्शन की डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है इंट ऐड और ब्रैकेट में 2 दफ़ा इंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2 वैल्यूज़ इसे देंगे फंक्शन कॉल करते हुए, और वो दोनों इंटीजर होनी चाहिए, चाहे वो दोनों वेरिएबल्स की शक्ल में आप पास कर दें, चाहे दोनों वैल्यूज़ की शक्ल में पास कर दें, या दोनों मिक्स भी हो सकती हैं, यानी एक वेरिएबल हो सकता है, दूसरी वैल्यू हो सकती है, दूसरा आर्ग्यूमेंट वैल्यू हो सकती है, और लेकिन दोनों के लिए शर्त ये है कि दोनों इंटीजर हों। अब अगर x फॉर एग्जांपल फ्लोट होगा और y इंटीजर होगा तो ये फंक्शन कॉल जो है वो एरर होगी।
ठीक है, इसमें मिस्टेक है, पहली वैल्यू फ्लोटिंग आपने दे दी है जो कि फ्लोटिंग नहीं हो सकती। फंक्शन डिक्लेरेशन के मुताबिक ही आपको फंक्शन कॉल करना है। डाटा टाइप मस्ट मैच करनी चाहिए, जैसी फंक्शन डिक्लेरेशन में आपने कही थी वैसे ही फंक्शन कॉल में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहली लाइन फंक्शन प्रोटोटाइप है और दूसरी ये जो ऐड वगैरह की हैं आखिर पे लिखी हुई ये फंक्शन कॉल आ जाती हैं। अब इसमें जैसे अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप लिखते हैं इंट ऐड और ब्रैकेट में इंट कॉमा फ्लोट यानी दूसरी वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए, तो फंक्शन कॉल में एक्स इंटीजर होना चाहिए और वाई जो है वो फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, दोनों उसी सीक्वेंस में हों जिस सीक्वेंस के अंदर आपने डिक्लेरेशन में मेंशन किया है। सीक्वेंस में भी आप ये नहीं है कि इंट कॉमा फ्लोट लिखा हुआ है तो पहली वैल्यू फ्लोट आप दे दें, आपको दूसरी वैल्यू ही फ्लोट देनी है। इसी तरह से ये एग्जांपल दी हुई है कि कैसे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। इसको दो तरीक़ों से लिखा गया है और ये दोनों तरीके जो हैं ये वैलिड हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे ये उसके मुताबिक है। मेन से पहले वाइड प्रिंट वाइड ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है, या जिसे हम प्रोटोटाइप कह रहे हैं। और उसके बाद मेन के अंदर आप देखें सिर्फ प्रिंट लिखकर ब्रैकेट खाली छोड़ दी गई हैं, इसलिए कि डिक्लेरेशन करते हुए आपने कहा था वाइड इसकी पैरामीटर टाइप होगी, यानी कोई वैल्यू आप इसको पास नहीं करेंगे। तो आप जब प्रिंट का फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो कोई वैल्यू पास नहीं की जा रही। और फंक्शन डेफिनेशन अगर आप देखें मेन के बाद तो वाइड प्रिंट ब्रैकेट में वाइड लिखते हैं ना लिखें एक ही बात है। और इसकी जो बॉडी है उसमें सिर्फ हमने कहा है 2 इज़ इवन नंबर, यानी ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा जब प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? सबसे पहले आप याद रखें कि मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है क्योंकि मेन डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। तो जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट की पहली स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के नतीजे में क्या होगा, कंट्रोल मेन को छोड़कर प्रिंट की डेफिनेशन में आ जाएगा, यानी मेन के बाद, और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा 2 इज़ इवन नंबर। और फिर फंक्शन की चूँकि बॉडी ख़त्म हो गई है, इसमें मज़ीद स्टेटमेंट्स नहीं है, तो एंड एल के बाद कंट्रोल वापस जाएगा मेन के अंदर और प्रिंट के बाद वाली जो स्टेटमेंट है रिटर्न ज़ीरो उसको चला देगा, या रिटर्न ज़ीरो के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं या उसके पहले भी अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो वो सारी की सारी चलेंगी। तो इस तरह से जो फंक्शन है उसकी वर्किंग होती है कि जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाता है कंट्रोल मेन को छोड़ देता है और फंक्शन की बॉडी में आकर उस बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है फंक्शन को लिखने का जो ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आपको जो बुक्स में ज़्यादातर मिलेगा और आपकी वैसे भी जो एग्जांपल्स पेपर में भी मैंने देखी हैं उसमें ये पहले वाला तरीका जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा सिंपल तरीका जो है ये राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो वो है। इसमें क्या किया जाता है कि फंक्शन की डेफिनेशन को मेन से पहले कर दिया जाता है। आप अगर गौर से देखें तो मेन के बाद जो वाइड प्रिंट वाली जो पोर्शन था फंक्शन की डेफिनेशन वाला, ये जो ग्रे वाला हाईलाइट हुआ है, ये पोर्शन बाद में लिखा हुआ था। इस सारे को उठाकर आप मेन से पहले लिखते हैं इंक्लूड वाली लाइंस के बाद, यानी फंक्शन की डिक्लेरेशन ना करें, डायरेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन कर दें और मेन के अंदर आप फंक्शन को कॉल कर लें। यानी अब इसके दो हिस्से हो गए, फंक्शन डेफिनेशन पहले कर दिया आपने और फंक्शन कॉल मेन के अंदर कर दिया। तो इस तरीके से भी एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन लिख कर आप रन कर सकते हैं, यानी बजाय फंक्शन डिक्लेरेशन लिखने के, प्रोटोटाइप लिखने के, आप डायरेक्ट फंक्शन डेफिनेशन कर दें। ठीक है, तो ये भी ठीक होगा। तो या तो इस तरह से 3 हिस्से बना लें, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले जिस तरह शो किया जा रहा है कि डिक्लेरेशन करें, मेन के अंदर कॉल करें और एंड पे डेफिनेशन करें, या दूसरा तरीका ये है कि डेफिनेशन पहले कर दें और मेन के अंदर जस्ट उसको कॉल कर लें। 2 स्टेप्स में आप फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रोटोटाइपिंग की क्यों जाती है? प्रोटोटाइपिंग का जैसे मतलब क्या है कि आप रिटर्न टाइप के साथ फंक्शन का नाम दें, आर्ग्यूमेंट्स बताएं या पैरामीटर लिस्ट बताएं, तो ये आपको मेन से पहले करना होता है। तो मेन से पहले क्यों करना होता है? ये सबसे पहली स्टेटमेंट मेन के अंदर भी अगर आप कर रहे हैं तो ये पहली स्टेटमेंट क्यों होगी? इसलिए कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं
कि जब भी इस नाम की कोई चीज़ या इस नाम की कोई स्टेटमेंट तुम्हें मेन के अंदर नज़र आती है तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि ये नाम किसी फंक्शन का है जो कि मेन के बाद डिफाइन किया गया है। तो कॉल करने पर कंपाइलर एरर कभी नहीं देगा जब आप प्रोटोटाइपिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी एरर से बचने के लिए कंपाइलर एरर नहीं देगा अगर आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप प्रोटोटाइप नहीं करते, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और फंक्शन को एंड पे डिफाइन कर देते हैं, तो अब मेन के अंदर चूँकि फंक्शन का एक ऐसा नाम है जो कि यूज़र का दिया हुआ नाम है, तो कंपाइलर को वो चूँकि कीवर्ड के तौर पर नज़र नहीं आएगा कहीं पे, तो वो एरर दे देगा, हालांकि आपने प्रोटोटाइपिंग डेफिनेशन जो है वो दी हुई होगी। तो प्रोटोटाइपिंग का फ़ायदा ये है कि कंपाइलर को आप बता देते हैं कि ये नाम एक फ़ंक्शन का है, तो इस पे तुमने कंप्लेन नहीं करनी, एरर नहीं देना, बल्कि फंक्शन की डेफिनेशन में मूव कर जाना है। और दूसरा, प्रोटोटाइपिंग का पर्पस ये है कि आपको ये बताना होता है कि इस नाम का फंक्शन है और इतनी वैल्यूज़ ये लेगा और इस तरह की वैल्यूज़ लेगा और इस सीक्वेंस में लेगा, तो उसी तरह से फिर फंक्शन को इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये दो रीज़न है कि प्रोटोटाइपिंग की जाती है। अच्छा, इसके बाद जो फंक्शन के पार्ट्स उनको मज़ीद मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग आएगी जो मेन से पहले की जाएगी या मेन के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट के तौर पे की जाएगी। उसके बाद मेन के अंदर कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन के नेम को लिखकर आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर प्रोवाइड करके। उसके बाद मेन के बाद, ठीक है, आफ्टर मेन फंक्शन की डेफिनेशन दी जाएगी, ठीक है, जिसके दो हिस्से, पहला फंक्शन का हेडर, ठीक है, या डिक्लेरेटर, और ब्रेसेस के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी। तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे मेन के अंदर, कंट्रोल मूव कर जाएगा फंक्शन की बॉडी में, और बॉडी के अंदर उस तमाम स्टेटमेंट्स को चलाने के बाद वापस आएगा मेन के अंदर, और रिमेनिंग जो मेन का स्टेटमेंट्स हैं, रिमेनिंग जो मेन का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी मेन से कॉल करेंगे तो फंक्शन की बॉडी चलेगी, बॉडी चलने के बाद एग्जिट होगा उस फंक्शन से और मेन में वापस आकर रिमेनिंग मेन का पोर्शन जो है वो चलेगा। फंक्शन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है कि फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो रिटर्न नहीं करते कुछ भी और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेते हैं, जिसकी एग्जांपल है void add void, ठीक है। तो लफ्ज़ void का मतलब है ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, नाम है इसका ऐड और आर्ग्यूमेंट भी ये कोई नहीं ले रहा, ठीक है। यानी ये हमसे कुछ नहीं लेगा और हमें कोई चीज़ प्रोवाइड भी नहीं करेगा, रिटर्न भी नहीं करेगा अगर हम इसे मेन से या किसी फंक्शन से कॉल करते हैं। यानी मेन से जब आपने इसको कॉल किया तो इसने अपना काम करने के बाद ख़त्म, कोई रिज़ल्ट जो है वो वापस मेन को नहीं देना इसने। इसी तरह दूसरी कैटेगरी है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है लेकिन रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करता, तो उसकी डिक्लेरेशन को आप इस तरीके से लिखेंगे void नाम फंक्शन का और आगे जो भी आर्ग्यूमेंट्स उसने लेने हैं जो पास करने हैं आपने उनकी डेटा टाइप आप मेंशन करेंगे और जितनी वैल्यू जितने आर्ग्यूमेंट लेने हैं उनके लिए उतनी दफ़ा आप डेटा टाइप मेंशन करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में ऐड के नाम से फंक्शन है जो दो इंटीजर ले रहा है लेकिन रिज़ल्ट रिटर्न नहीं कर रहा। इसी तरह कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट कोई नहीं लेते, ठीक है। रिज़ल्ट रिटर्न करने का मतलब क्या है कि जब उसे मेन से कॉल किया जाएगा बग़ैर किसी वैल्यू को दिए हुए, बग़ैर किसी इनपुट के, तो फंक्शन रिज़ल्ट जो भी बनाएगा वो रिज़ल्ट वापस मेन को देगा। आगे फिर मेन का काम है जो उससे वो करना चाहे, उस रिज़ल्ट को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे। इसी तरह आखिरी जो इसमें कैटेगरी आ जाती है वो ये है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिटर्न करे, आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न भी करेगा वैल्यू को। आर्ग्यूमेंट्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि हम उसे जो दो वैल्यूज़, तीन वैल्यूज़ या जितनी भी वैल्यूज़ हैं जब उसको देंगे तो वो उनके ऊपर कैलकुलेशंस करके जो रिज़ल्ट बनाएगा वो रिज़ल्ट वापस मेन को देगा और मेन फिर उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। तो ज़्यादा सिंपल तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन अगर करूँ तो यूँ कह सकते हैं कि फंक्शन
जो पहली दो कैटेगरीज के हैं, यानी जिनकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ऐसे फंक्शंस को हम वॉइड टाइप फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये वॉइड टाइप फंक्शंस जो हैं ये कोई वैल्यू लेते भी हैं और नहीं भी लेते। ठीक है, यानी दोनों तरह के हो सकते हैं, ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग करते हैं, रिजल्ट जो भी ये बनाते हैं उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं, वापस मेन को कोई चीज़ नहीं भेजते। और जो दूसरे फंक्शंस हैं तीसरी और चौथी कैटेगरी के अंदर लिखे हुए हैं, जिनकी कोई रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप डिफरेंट तरह की हो सकती है, इंट भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। और रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि जब इन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे कोई वैल्यू देकर या ना देकर, दोनों तरह की ऑप्शंस हैं आपके पास, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, लेकिन ये उन वैल्यूज़ के ऊपर काम करने के बाद रिज़ल्ट वापस देंगे मेन को। ठीक है, वो टाइप इंट भी हो सकती है, फ्लोट या जिस तरह की भी हो सकती है। तो आज की ये वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं, इतना पोर्शन आप प्रिपेयर करें। कल जो वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा उसमें फंक्शन की कैटेगरीज की डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी। उन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से फंक्शंस की कैटेगरीज को हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं।